Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to your करंट अफेयर सीरीज थ्रू एमसीक्यूज। तो इसमें आप जानते ही हो हम क्या कर रहे हैं, हर मंथ के 100 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के आपको करवा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं हर मंथ के, बट साथ साथ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाती है। नाउ मार्च 2020 के जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनके 50 एमसीक्यूज आपने यश सर के साथ कर लिए हैं। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा मार्च करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज पार्ट 2। नाउ पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक हम जाएंगे। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल चंबल सैंक्चुरी। नेशनल चंबल सैंक्चुरी, नेशनल चंबल सैंक्चुरी इज लोकेटेड नियर द ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, National Chambal Sanctuary has been declared as an eco-sensitive zone by the central government. Okay. Gangetic dolphin, ghadial, freshwater turtles are the major species found here. Now इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट, तो मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ दिया है, आपने क्वेश्चन को पहले पूरा खुद से आंसर करना है। अगर आपको टाइम चाहिए और तो आप वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हैं, मैं सीधा एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर दिया करूंगा क्वेश्चन पढ़ते ही। ऑलराइट, नाउ जो आपकी चंबल रिवर है ना, चंबल नेशनल चंबल सैंक्चुरी उसी के आसपास होगी। तो चंबल रिवर है, इट लाइज नियर द ट्राई जंक्शन बिटवीन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी, नॉट गुजरात। तो नेशनल चंबल सैंक्चुरी ऑल्सो लाइज नियर द ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी, इसीलिए ये तो गलत हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इस सैंक्चुरी में, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आपको गैंजेटिक डॉल्फिन्स मिलेंगी, आपको घड़ियाल मिलेंगे जो इंडिया के ही एक रेप्टाइल स्पीशीज है, और फ्रेश वाटर टर्टल्स मिलेंगे। तो ये तीनों आपको चंबल में मिलते हैं, चंबल सैंक्चुरी में मिलते हैं। तो ये 2 और 3 सही है, 1 इज रॉन्ग बिकॉज यूपी नहीं, यूपी की जगह गुजरात मेंशन था। राइट, सो इसका आंसर होगा बी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। State Disaster Response Fund. The State Disaster Response Fund is constituted under the Disaster Management Act 2005 and is the primary fund available with state governments for responses to notified disasters. Okay. For SDRF, the center releases funds as per the recommendations of the Finance Commission. Okay. The disasters covered under the SDRF include cyclones, droughts, tsunami, hailstorm, landslides, avalanches, pest attacks. Now इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है? एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। देखो, डिजास्टर से टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक तो बनाया गया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और स्टेट्स के लिए बनाए गए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो पैसा होगा, डिजास्टर के टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स उस पैसे को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, स्टेट डिजास्टर फंड में जो पैसा आएगा उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ से होगी। तो जो जनरल कैटेगरी की आपकी स्टेट्स होती हैं, 75% उसमें 75% के आसपास 75% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के फंड में, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती है ना, स्पेशल कैटेगरी, 90% उसमें पैसा सेंटर से आता है। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का एसडीआरएफ है उसमें 90% सेंटर की तरफ से आता है। अच्छा, सेंटर जो ग्रांट्स देता है ना स्टेट्स के डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में, दे आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो फाइनेंस कमीशन बताता है सेंटर को कितनी ग्रांट्स देनी है एसडीआरएफ में। क्लियर? जब कभी भी कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई मैसिव, और सेंटर को लगता है कि स्टेट का ये फंड इनफ नहीं है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भी कुछ पैसा चला जाएगा, टाइम बेसिस पे सेंटर को जितना लगेगा उस हिसाब से देंगे। क्लियर? नाउ एसडीआरएफ इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट्स डिजास्टर के टाइम पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कौन से डिजास्टर्स कवर्ड होंगे इसमें? ये सारे डिजास्टर्स कवर्ड होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है एंड द करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 53। WHO declares coronavirus a pandemic. Consider the following statements regarding this. Okay. WHO declares a disease as pandemic if the severity of the disease increases manifold and it becomes uncontrollable. Okay. Now WHO gets more funds and powers to fight against the disease.
विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। नाउ ध्यान से सुनना, देखो WHO किसी भी डिजीज को पैंडेमिक डिक्लेयर करता है उसकी सिवियरिटी के बेसिस पे नहीं, कि वो कितना खतरनाक है, उस बेसिस पे नहीं, वो कितना फैल गया है। देखो पैंडेमिक एक वो एपिडेमिक होता है जो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स फैल जाता है, सिर्फ एक लोकल एरिया तक सीमित नहीं रहता, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। तो कोई भी डिजीज पैंडेमिक कब होगा ये डिपेंड सिवियरिटी पे नहीं करता कि वो डिजीज कितना खतरनाक है, वो डिपेंड करता है कि उसका स्प्रेड कितना है। तो इसीलिए सिवियरिटी के बेसिस पे नहीं कोरोना वायरस को पैंडेमिक डिक्लेयर करा था। सिवियर चाहे जितना मर्जी होता, अगर वो पूरे वर्ल्ड में ना फैलता तो इसे पैंडेमिक डिक्लेयर ना करते। तो ये तो गलत है। अच्छा, पैंडेमिक होने की वजह से WHO को और ज्यादा फंड्स मिले हैं, ये रीजन नहीं था। WHO को फंड्स तो मिले हैं, पर पैंडेमिक की वजह, जब भी पैंडेमिक होगा तब WHO को एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे, ऐसा कोई लॉ नहीं है, राइट? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, एक्स्ट्रा फंड्स नहीं मिले हैं। आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन से हैं, सो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A citizen's right to own private property is a human right. Okay? Right to private property ceased to be a fundamental right with the 42nd Constitutional Amendment Act. Now, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल है ह्यूमन राइट। हर ह्यूमन के पास ये राइट है कि वो जिस किसी भी चीज के साथ अपनी लेबर मिक्स करता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट हर ह्यूमन बीइंग के पास है। तो ये ह्यूमन राइट है, बिल्कुल सही है। नाउ, इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज एफ, वो फंडामेंटल राइट था, बट इट सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट आफ्टर नॉट 42nd, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, वो बन गया आपका अंडर आर्टिकल 300A ऑर्डिनरी राइट, ऑर्डिनरी लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी एक ऑर्डिनरी लीगल राइट है, वो आर्टिकल 19 से हटके आर्टिकल 300A में आपने डाल दिया, राइट? ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट ने ऐसा करा था, तो ये गलत है। आपसे करेक्ट पूछा हुआ है, सो योर आंसर शुड बी ओनली वन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 55, Kyoto Holohan case recently seen in the news is related to formation of states and UTs, delimitation of assembly seats, constitutional challenge to 10th schedule, judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. Now, ये इसका सिंपल सीधा आंसर होगा, खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। Kyoto Holohan केस तब आया था जब पार्लियामेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ इनैक्ट करा था, और एंटी डिफेक्शन लॉ इनैक्ट करने के लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ा। आप जानते हो एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर मैं अपने पार्टी के खिलाफ चले जाता हूं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं एज एन MP और MLA, राइट? तो उसके लिए आपने 10th शेड्यूल बनाया था, जिसमें स्पीकर की पावर क्या होंगी किसी को डिस्क्वालीफाई करने की, सारा दिया हुआ था। नाउ ये सारा एंटी डिफेक्शन लॉ और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द नेम Kyoto Holohan केस। सो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द 10th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।